नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान डील के बारे में। क्या दुनिया को इस जंग से मुक्ति मिलने जा रही है और दुनिया के लिए बहुत राहत की खबर है? और क्या हाँफती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में अब सुधार आएगा? खबर है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिसने महाशक्ति अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। 107 दिन की भीषण टकराव के बाद वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक एक ऐसी हलचल मची है जिसने मिडिल ईस्ट का पूरा भूगोल बदल दिया है। जहां एक तरफ व्हाइट हाउस इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल में घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू के पैरों तले मानो जमीन खिसक चुकी है जब से नेतन्याहू ने सुना है कि अमेरिका और ईरान डील कर रहे हैं और इजराइल के भीतर बगावत के सुर तेज होने लगे। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जो जंग तबाही के इरादे से शुरू हुई थी, क्या वो अमेरिका के सरेंडर पर खत्म होने जा रही है? आखिर उस 15 पॉइंट के गुप्त दस्तावेज में ऐसा क्या लिखा है जिसने इजराइल को इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया? डील को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच क्या कहानी हुई है? ईरान किन बातों पर राजी हुआ है? अमेरिका किन बातों पर राजी हुआ है? 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में क्या होगा? डिटेल आपको बताएंगे। अगली खबर बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई जन्मदिन की खबर। पूरी दुनिया को कर्ज, महंगाई, बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अपने जन्मदिन पर अरबों डॉलर लुटाकर जश्न मना रहे थे। दुनिया जंग की आग में झुलसती रही, जनता दाने दाने को तरसती रही, महंगाई से आम नागरिक जद्दोजहद करते रहे, सरहद पर सैनिक जान गंवाते रहे। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच जब महाशक्ति अमेरिका का एक एक कोना सुलग रहा था, तब व्हाइट हाउस के भीतर एक ऐसा तमाशा चल रहा था जिसने संवेदनशीलता की सारी हदें पार कर दी। ईरान के साथ युद्ध और देश में मचे हाहाकार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना 80वां जन्मदिन कुछ ऐसे अंदाज में मनाया जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। व्हाइट हाउस के लॉन को सजाया गया, अखाड़ा बनाया गया, 2 फाइटर्स को लड़वाया गया और महज चंद घंटे के इस जश्न में रुपए के लिहाज से बात करूं तो कितने फूके गए होंगे? 10 करोड़, 20 करोड़, चलिए 100 करोड़। आपका अनुमान गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जन्मदिन के जश्न में इस इवेंट के लिए 567 करोड़ रुपए फूंक दिए। आखिर जब देश रो रहा था तब ट्रंप धरती का सबसे बड़ा शो बना रहे थे। क्या यह सिर्फ जन्मदिन का जश्न था या गिरती साख को बचाने के लिए ताकत का नया ढोंग? बताएंगे आपको महादंगल की इनसाइड स्टोरी और डोनाल्ड ट्रंप की इस जन्मदिन की कहानी डिटेल से। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे पुतिन और ट्रंप के बारे में, जिनके बीच फोन कॉल पर एक बार फिर से बहुत लंबी बातचीत हुई है। ईरान के सामने तथाकथित सरेंडर के बाद क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी छवि को चमकाने के लिए नया पासा फेंका है और पुतिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें, सीजफायर कर लें, युद्ध को बंद कर लें, जिससे कि खुद को ग्रेट डील मेकर साबित करें। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सामने भी घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस सिर पर है और ऐसे में अगर ईरान के साथ सहमति बन जाती है, रूस यूक्रेन जंग रुक जाती है, तो फिर ट्रंप अपने आप को बाजीगर साबित करेंगे और इसलिए पुतिन की याद आ रही है। खबर यह आई कि व्हाइट हाउस से मॉस्को में एक बेहद सीक्रेट फोन मिलाया गया। 55 मिनट तक दोनों महाशक्तियों के बीच बातचीत हुई और इस बातचीत ने दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बातचीत में पुतिन अपनी शर्तों से टस से मस नहीं हुए, जबकि मिड टर्म इलेक्शंस के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में थे। आखिर इस फोन कॉल के बीच आखिर क्या खेल चला जिसके लिए अमेरिकी दूतों को अब मॉस्को भेजने की तैयारी की जा रही है? क्या रूस और यूक्रेन का जंगी मोर्चा भी खत्म होने वाला है? बताएंगे आपको डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति डील हो गई है। 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में इस डील पर साइन किया जाएगा और इसी के साथ पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी
और अब जब यह खबर आई है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक रौनक देखने को मिली है। तो क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था जो हाँफ रही थी उसके लिए अब राहत आने वाली है? खबर यह अमेरिका ईरान में डील हो चुकी है। दोनों देश जंग खत्म करने के पेज पर आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि क्या इजराइल अब जंग नहीं लड़ेगा और शांति की राह अख्तियार करेगा? हालांकि सारे सीक्वेंस एक साथ फिट तो नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन चलिए विस्तार से समझते हैं कि मामला क्या है, कैसे यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है अमेरिका ईरान जंग के दरमियान। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो चुका है। आलोचकों का दावा है कि 160 दिन की जंग के बाद अमेरिका को अपनी कई शुरुआती शर्तों से पीछे हटना पड़ा है। हुर्मुज खोलने, ईरान पर तेल प्रतिबंध में राहत और फ्रीज फंड्स को लेकर चर्चा तेज है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इसे अपनी कूटनीतिक कामयाबी बता रहा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ ये बताते हैं कि यह अमेरिका का संपूर्ण सरेंडर है। ये बात हम भी नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकी सांसद भी यही बात कह रहे हैं। अमेरिकी सांसद सेथ मॉल्टन का कहना है कि जब ईरानी शर्तों पर ही डील करनी थी तो जंग की शुरुआत करी क्यों गई? यानी जंग करके भी हार गए ट्रंप और अब डील करने के बाद भी फंसे हुए हैं। डील पर साइन हुआ नहीं है, लेकिन साइन 19 जून को स्विट्जरलैंड की जिनेवा में होने वाला है। संभवतः डील होने वाली है, क्योंकि अभी तक दस्तखत नहीं हुए, इसलिए हम संभवतः कह रहे हैं। जंग के बीच में ट्रंप ने 38 पीस डील की मिन्नत की है और 39वीं बार वो सक्सेस होने जा रहे हैं। ट्रंप इतने खोखले साबित होंगे, ये अमेरिका में भी किसी ने नहीं सोचा था। अमेरिकी सांसदों का भी यही कहना है कि पाकिस्तान और कतर ने जो मेमोरेंडम ऑफ पीस तैयार किया, यह इतिहास के कालखंड में अमेरिका की सबसे बुरी हार के तौर पर याद किया जाएगा। कहते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की समझ न रखने वाला अदना सा शख्स भी ट्रंप के इस डील पर हंसेगा और कहेगा, क्या इंसान है। अब मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं। अब जरा आप सोचिए कि युद्ध 28 फरवरी को शुरू किसने किया था? इजराइल, अमेरिका ने। रही बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, तो ईरान तो जंग के दौरान भी कहता रहा कि जो देश इसमें शामिल नहीं है उनके लिए 23 किलोमीटर यह चौड़ा गलियारा खुला हुआ है। ब्लॉक तो डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अप्रैल को किया और वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद था तो उन्होंने भी ब्लॉकेट लगा दिया, क्योंकि ईरान उनकी शर्तों पर सीजफायर के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कहते हैं पाकिस्तान और कतर ने ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के साथ खेल खेल लिया और इधर इजराइल में घनघोर बेचैनी है। बेंजामिन नेतन्याहू खामोश है, लेकिन कह रहे हैं हम जंग लेबनान के खिलाफ रोकेंगे नहीं और न ही सेना वापस बुलाएंगे। नेतन्याहू ने जंग में अमेरिका को उतार तो दिया, लेकिन खुद भी सरेंडर करेंगे और इजराइल से भी सरेंडर करवाएंगे, ऐसा सोचा नहीं होगा। उधर अमेरिकी सांसद क्रिस मर्फी ये कह रहे हैं कि डील नहीं सरेंडर है और ट्रंप ने अमेरिका की साख को मटियामेट कर दिया है। क्या सहमति बनी है, चलिए जान लेते हैं। डील के एमओयू में क्या है? ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। अमेरिका इजराइल फिर कोई नया युद्ध नहीं शुरू करने की गारंटी देंगे। अमेरिका इजराइल की ओर से सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी। होर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी। ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां भी खत्म की जाएंगी। 30 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा। ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड जारी किए जाएंगे। शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा। ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के प्रतिबंध हटाने पर बातचीत करेगा। अमेरिका 30 दिन के भीतर ईरान के आसपास से सैन्य मौजूदगी कम करेगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने की अपनी कमिटमेंट को दोहराएगा। 60% एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी। 60 दिन की बातचीत में परमाणु प्रतिबंध, मुआवजे समेत कई मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चलेगी। यानी अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील हुई है उसमें अभी कई मामले जो हैं वो पेचीदा हैं। अब ईरान का फंड जो विदेशों में अटका हुआ है वो भी किसी उलझन से कम नहीं है। कितना फंड फंसा हुआ है, कब कब फंसा, ये भी देख लीजिए। शुरुआत करते हैं 1979 से, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अमेरिकी सरकार ने अरबों डॉलर की ईरान की संपत्तियों को अमेरिका में फ्रीज कर दिया। 1980 में बंधक संकट के दौरान कुछ रकम पर समझौते तो हुए, लेकिन फिर 1995 में अमेरिका ने ईरान के तेल और ऊर्जा क्षेत्र पर कड़े सैंक्शन लगा दिए। 2012 में
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए। विदेशी बैंकों में ईरान की तेल कमाई फंसी हुई है। 2015 में परमाणु समझौता हुआ, यह बराक ओबामा की सरकार में हुआ था। JCPOA के बाद कुछ फंड जारी हुए, कुछ प्रतिबंधों में ढील मिली, लेकिन जैसे ही 2017 में डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने JCPOA को फाड़ के फेंक दिया। ट्रंप ने परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल दिया। फिर से अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए और 2026 में अमेरिका ईरान समझौते में फ्रीज संपत्तियों पर बातचीत होगी। और कितना है ये? 24 अरब डॉलर का ये फ्रीज फंड है, जिसमें अब ईरान और अमेरिका बातचीत करेंगे कि इसे 24 अरब डॉलर के फंड को अमेरिका रिलीज करे। तो सोचिए कि अमेरिका चला था ईरान को कमजोर करने, लेकिन वो कहावत है ना, 9 दिन चले 2.5 कोस। अमेरिका ने ईरान को उल्टा और पावरफुल कर दिया, और वो भी इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन को। यह है डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति। नेतन्याहू और ट्रंप ने 28 फरवरी 2026 को जंग शुरू करने के मकसद बताए। ट्रंप की दलील थी कि ईरान बस कुछ महीनों में परमाणु बम बना लेगा, अमेरिका इजराइल को निशाना बनाएगा। तो 100 दिनों से ज्यादा चले जंग में क्या यह खतरा टल गया है? इस पर मेमोरेंडम ऑफ पीस भी चुप है। ट्रंप चुप हैं, कहीं कोई जिक्र नहीं है। IRGC की नेवी को समंदर के सतह में बिठाने, मिसाइल लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिलाने, ईरानी एयरफोर्स को तबाह करने का दावा, सब कुछ हवा हवाई। हाल ही में सीजफायर के दौरान जब अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने यूएस के 5वें बेड़े को निशाना बनाया, यानी कि 5th फ्लीट को। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रूज मिसाइल दागे, और जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हर बार प्रतिकार से ईरान ने जवाब दिया। जंग का एक बड़ा मकसद था, ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। सीनियर खामनेई को मार दिया तो एक जूनियर, लेकिन पहले के खामनेई से ज्यादा खतरनाक खामनेई आ गए। ईरान के शासन को चेंज करने की कोशिश की तो ईरान ने पूरे देश में मोज़ैक डॉक्ट्रिन लागू कर दिया। अमेरिका और इजराइल को लगा कि अली खामनेई के खिलाफ युवा तेहरान सड़कों पर हैं, उन्हें उकसाया जाए और रिजा पहलवी को सत्ता में बिठाकर रिजीम चेंज करा लेंगे। लेकिन जब देश पर हमला करोगे तो जनता एक हो जाएगी, ये वो समझ नहीं पाए। अली खामनेई तो मार दिए गए, लेकिन ईरानी शासन तंत्र कायम हुआ और वहां पर एक और खामनेई आ गए। अमेरिका और ईरान समझौता से क्या हासिल हुआ? ब्रेंट क्रूड $80 पर बैरल पर आ गया। यह सब भी तो ईरान की जीत मानी जाएगी। याद कीजिए, गालिबाफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जंग शुरू ही चेतावनी दी थी कि कच्चा तेल $200 को पार कर जाएगा और पूरी दुनिया अमेरिका के पागलपन का अंजाम भुगतेगी। और यही हुआ। हिंदुस्तान समेत मैं और आप, हर कोई ट्रंप के इस पागलपन का शिकार हुआ। दुनिया का कोना कोना परेशान हुआ। इस चक्कर में दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। कई लोगों के पैसे डूब गए। होर्मुज तब भी बंद रहा, और वो अब भी कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नियंत्रण ईरान के पास ही रहेगा। फिर भी डील हो रही है। यानी जंग में ईरान कफन बांध के लड़ रहा था, लड़ाई अस्तित्व की थी। 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, एयरबेस तबाह हो गए, 4000 बिल्डिंगें ढहा दी गई। जीडीपी 10% से ज्यादा नीचे आने का अनुमान है। महंगाई 100% तक बढ़ चुकी है। कहते हैं आटा, चावल, दाल लोग EMI पर खरीद रहे हैं। अमेरिका ने $100 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए। कई फाइटर जेट्स तबाह हुए, ड्रोन्स तबाह हुए। F-35 फाइटर जेट जैसे अत्याधुनिक मारक जेट को मार गिराया गया। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया। MQ-9 रिपर ड्रोन तबाह हो गए। कुल मिलाकर अमेरिका अपने 53 विमान खोकर डील के पेज पर आकर खड़ा है। $270 अरब से ज्यादा का नुकसान। महंगाई चरम पर है अमेरिका में। कम सैलरी वालों का ट्रंप से मुंह भंग हो चुका है। अमेरिका ने खुद झटका खाया और पूरी दुनिया का भी अच्छा खासा नुकसान करवा दिया। अब आ जाइए मिडिल ईस्ट में। एक ऐसा एयरबेस नहीं है जिसको ईरान ने ठोका नहीं। यूएस से बदला लेने के एवज में ईरान ने मिडिल ईस्ट के एयरबेसेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। खाड़ी देशों को $200 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। दुनिया की कई बड़ी ऑयल रिफाइनरियों को ऐसा नुकसान हुआ कि उसे वापस पुराने वाले लेवल पर लाने में ही 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। इसमें सऊदी अरब का अल फुजैरा पोर्ट भी शामिल है।
उधर जिस मुद्दे पर लड़ाई की शुरुआत हुई थी वो मेमोरेंडम ऑफ पीस से गायब है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही गाल बजा रहे हैं कि ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा, यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं देंगे। तो इसमें नया क्या है? ईरान तो डे वन से कह रहा था कि हमारा परमाणु कार्यक्रम एटम बम के लिए है ही नहीं, हम तो ऊर्जा के लिए काम कर रहे हैं। 2015 में बराक ओबामा के साथ JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसी बात पर सहमति को लेकर बनी थी। ईरान तो अब भी कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, और नहीं है तो समझौते में इसका जिक्र क्यों नहीं है? ईरान ने साफ किया है कि यूरेनियम के मसले पर अलग से बात करेंगे। इससे ट्रंप के खासम खास भी घबराए हुए हैं। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अमेरिकी टीम को लगता है कि ठीक से वो डील नहीं कर पाई है। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी अब ट्रंप से सफाई मांग रहे हैं। ईरान ने यह भी दावा किया कि समझौते के तहत $300 अरब उसे दिए जाएंगे। इसके अलावा ईरान के $24 अरब जो विदेशी खातों में फ्रीज किए गए हैं, उसमें आधी रकम फौरन लौटाई जाएगी। इस पर भी अमेरिका चुप है। अब शक्ल दिखाएं तो कैसे? ट्रंप ने तो कहा था कि फूटी कौड़ी नहीं देंगे, अब तो यहां पर अरबों डॉलर से नवाजना पड़ रहा है। अब करें तो करें क्या? चलिए जान लेते हैं ईरानी फ्रंट को लेकर इस वक्त क्या हो रहा है। विदेशों में जैसे कि मैंने आपको बताया $24 अरब फंसे हुए हैं। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और दूसरे देशों के बैंकों में इन संपत्तियों को फ्रीज किया गया है अमेरिका के आदेश पर। अब पहले कहा गया है कि फ्रीज फंड जारी करो, नेवल ब्लॉकेड हटाओ, फिर 60 दिन के लंबे दौर की बातचीत की शुरुआत होगी। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि भाई पहले ईरान अपनी शर्त पूरी करे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप पैसे जारी करेंगे। इस बीच ये भी आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग में किस देश को कितना नुकसान हुआ है। ईरान में जैसा कि मैंने आपको बताया 6000 से ज्यादा लोगों की जान गई, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर आप देखें उसके बाद लेबनान में 3756 लोगों की जान गई, हिजबुल्लाह लड़ाकों और नागरिकों को भारी नुकसान हुआ। इजराइल में 61 लोगों की जान गई, जिसमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल थे। अमेरिका में 16 सैनिकों की मौत हुई और 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए। तो फिर हासिल क्या हुआ? इराक में कम से कम 119 लोगों की मौत हुई, यूएई में 13 लोगों की जान गई, कुवैत में 11 लोगों की मौत हुई, सऊदी अरब में 18 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई, वेस्ट बैंक में 14 लोगों की मौत हुई। जब यही मौत का नंगा नाच खेलना था, निर्दोषों की जान लेनी थी, तो लड़ाई क्यों शुरू की गई? और बाद में फिर बातचीत के टेबल पर आए, जिसमें ईरान यह कह रहा है कि हम अपने हिसाब से कार्यक्रम चलाएंगे। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका ईरान की नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है वो है इजराइल। अब इजराइल के साथ स्थिति यह है कि काटो तो खून नहीं। डील के बीच में नेतन्याहू के होश उड़े हुए हैं। इजराइल में घनघोर बेचैनी है। बेंजामिन नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। अब जंग में अमेरिका को उतार तो दिया, लेकिन खुद भी सरेंडर करेंगे और इजराइल से भी करवाएंगे। नेतन्याहू ने ऐसा सोचा नहीं था। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने अमेरिका ईरान पीस डील पर नाराजगी जता दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह समझौता सीज फायर और इजराइल पर लागू नहीं होगा। इजराइल इन शर्तों का हिस्सा नहीं बनेगा। बेन गवीर ने कहा कि इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है, हम एक आजाद और संप्रभु देश है। इस समझौते का पक्षकार नहीं है हम, और यह देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। गवीर के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में जिन इलाकों पर कब्जा किया है, वहां से वो पीछे नहीं हटेंगे। उधर इजराइल के डेमोक्रेट्स पार्टी के चीफ याइर गोलान ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की आलोचना करते हुए इसे इजराइल के लिए खतरा बता दिया है। गोलान ने कहा कि इजरायली वायुसेना और सैनिकों ने जो सैन्य सफलताएं हासिल की थी, वो इस समझौते के बाद बेकार हो जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरी प्रक्रिया में कमजोर, अलग थलग और बेबस प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि यह कई वर्षों की नाकामियों का नतीजा है। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जीत का वायदा किया था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। ईरान और इजराइल की स्थिति कमजोर हो चुकी है। कहते हैं डील की बात पर अमेरिका और ईरान के रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे, और अमेरिका और इजराइल के रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे। क्या तो ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में खटास आ चुकी है?
ऐसा मान लिया जाए। ईरान के खिलाफ जंग और फिर शांति पर विवाद जारी है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में कड़वाहट की खबर है। ऐसे वक्त में ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल भी कह दिया था। ट्रंप लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई को लेकर नाराज थे। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके बुरी तरह हड़का दिया था। ट्रंप ने यहां तक कहा, मदद नहीं करता तो तुम जेल में होते। ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू को अमेरिकी प्रशासन के लिए आभारी होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि इस्राएल को इस समझौते से फायदा होगा। ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो इस्राएल 2 घंटे का भी मेहमान नहीं होता। उधर नेतन्याहू की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उनकी पूरी रणनीति ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की रही है। लेकिन अब जब समझौते की बात हो रही है तो इस्राएल के सामने लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई को रोकने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ नेतन्याहू अगर अमेरिका ईरान समझौते का विरोध करते हैं तो उनका टकराव सीधे ट्रंप प्रशासन से होगा, जो इस्राएल का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है। यानी एक तरफ समझौता स्वीकार करने पर घरेलू राजनीति में आलोचना झेलनी पड़ेगी, दूसरी तरफ विरोध करने पर वॉशिंगटन नाराज हो सकता है। यही वजह है कि रक्षा जानकार मौजूदा स्थिति को नेतन्याहू के लिए खतरनाक स्थिति मान रहे हैं। हालांकि ट्रंप इस समझौते को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मान रहे हैं, लेकिन इस्राएल में विरोध लगातार तेज हो रहा है। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियों ने इस्राएल को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है और नेतन्याहू पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रेशर बढ़ रहा है। यही वजह है कि जिस समझौते को ट्रंप अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, वही इस्राएल की राजनीति में नई उथल-पुथल का कारण बन चुका है। जंग के बीच में किस तरह से इस्राएल शांति का दुश्मन बना है, और सवाल यह भी कि अगर इस्राएल इस शांति के विरोध में है, इस डील के विरोध में है, तो क्या अमेरिका इस डील पर जा पाएगा? और अगर अमेरिका डील पर चला गया तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी सेफ रह पाएगी? क्योंकि इतिहास यह बताता है कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस्राएल के साथ रिश्ते खराब किए, उनके पॉलिटिकल करियर का खात्मा हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल, जहां इस्राएल, क्या वहां शांति मुमकिन है? डील से नेतन्याहू को झटका क्यों? ईरान और अमेरिका शांति वार्ता शुरू हुई 12 अप्रैल में। ईरान और अमेरिका शांति वार्ता हुई। 14 अप्रैल को अमेरिकी नाकेबंदी और लेबनान में हमला शुरू हुआ। 15 अप्रैल को दोनों देशों की शांति वार्ता रुक गई, तनाव बढ़ गया। 13 मई को ईरान अमेरिका डील के लिए सहमत हुए। 14 मई को इस्राएल ने फिर लेबनान पर बमबारी कर दी। फिर 15 मई अमेरिका ईरान डील की बात रद्द हो गई। 13 जून को ईरान अमेरिका डील के लिए सहमत हुए। 14 जून को अमेरिका ईरान में डील पर सहमति बनी। उधर फिर इस्राएल ने लेबनान पर हमला कर दिया। 15 जून में फिर से बातचीत हो रही है। 19 जून को डील साइन होना है, 4 दिन का वक्त है। तो क्या फिर डील रद्द हो जाएगी? क्या लेबनान पर फिर से हमला बढ़ जाएगा, या फिर लेबनान के अलावा किसी और मुल्क पर भी इजराइल हमला कर देगा? इजराइल चाहता है कि ये सीन बना रहे। कुल मिलाकर कहें तो 3 बार इजराइल ने इस डील को डिरेल करने की कोशिश की है, और तीसरी बार तो हद हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट नेतन्याहू को फोन कर हड़काया और कहा कि पागलपन मत करो। अब सवाल यह है कि इजराइल जिस तरह से कह रहा है कि वो एक संप्रभु देश है और वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो अपने देश की संप्रभुता और अपने देश की सुरक्षा को प्रायोरिटी देगा, तो फिर 4 दिन तक इजराइल खामोश कैसे रहेगा? और अगर इजराइल खामोश नहीं रहेगा तो क्या ईरान शांति की डील पर साइन करेगा? इस पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बताएंगे आपको इजराइल किस रास्ते पर जाना चाह रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज की एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी। दुनिया में कोई मरे कोई बचे, कहीं लड़ाई हो जाए, कहीं लोग महंगाई से परेशान हो जाएं, कहीं लोग भूख से मारे जाएं, इससे अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अमेरिका में भी अमेरिकन महंगाई से जद्दोजहद करें, उनका बजट चरमरा जाए, गैसोलीन के लिए सड़क पर उतर आए, लेकिन इन आम अमेरिकन से ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे लोग मारे मारे फिर रहे हो, जनता त्रस्त हो, अमेरिका ईरान में जंग हो, अमेरिका का बंटाधार हो, राष्ट्रपति ट्रंप को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। वो भी कैसे? 5-10 करोड़ रुपए फूंक कर? नहीं, 567 करोड़ रुपए का खर्च और एक आलीशान
जन्म दिवस। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जल्दी से तस्वीर आप देखिए। जो देश जंग में फंसा हो, जिस देश की आर्मी जंग लड़ रही हो अपने देश के लिए, क्या उस देश का प्रधान या उस देश का चीफ अपना बर्थडे कुछ इस तरीके से मना सकता है? ये सवाल आपसे। ये देख लीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति कुश्ती का आयोजन करवा रहे हैं व्हाइट हाउस के लॉन में, और ये देश ईरान से जंग लड़ रहा है। जिस देश के सैनिक बॉर्डर पर अपनी देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। जंग में जिस देश के 16 सैनिक मारे गए और 400 के आसपास सैनिक अस्पताल में जूझ रहे हैं, क्या उस देश का राष्ट्रपति जश्न मना सकता है? पहली फुर्सत में तो यह मानना ही नामुमकिन है, लेकिन ऐसा हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में फाइटिंग चैंपियनशिप के आयोजन के साथ अपना 80वां जन्मदिन मना रहे थे। फाइटिंग चैंपियनशिप ने इस आयोजन पर करीब $6 करोड़ यानी 567 करोड़ रुपए खर्च किए। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति जश्न मना रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जब ईरान और अमेरिका में जंग जारी है। यानी जब जंग में अमेरिकी सैनिक अपनी देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप 567 करोड़ रुपए खर्च करके फाइटिंग चैंपियनशिप देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। दरअसल वो तालियां इसलिए नहीं बजा रहे थे कि जन्मदिन का जश्न मना रहे थे, बल्कि वो इसलिए खुश हो रहे थे कि उनका जन्मदिन है। वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में ट्रंप ने अपना 80वां जन्मदिन मनाया। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति अपना जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन उसी वक्त कहीं किसी अस्पताल में एक अमेरिकी सैनिक की मां बेटे के घाव देख रही थी, कहीं कोई बूढ़ा दिल का मरीज दवाई का दाम देखकर डर रहा था, कहीं कोई परिवार पेट्रोल की कीमत देखकर ट्रिप कैंसिल कर रहा था। लेकिन ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है? वो एक तानाशाह की तरह एक्ट करते हैं। उन्हें अपनी खुशी में ही सबकी खुशी नजर आती है। जन्मदिन की पार्टी में क्या कुछ हुआ, यह भी जान लीजिए। व्हाइट हाउस में फाइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया। 567 करोड़ रुपए खर्च किए गए। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मदिन मनाया। यूएफसी मुकाबले के साथ 80 जन्मदिन मनाया, 80वां, और $6 करोड़ यानी 567 करोड़ रुपए खर्च किए। ये अब तक का सबसे महंगा आयोजन व्हाइट हाउस में माना जा रहा है। कुल 7 मुकाबले इस चैंपियनशिप में खेले गए। अमेरिका के अधिकारियों और ट्रंप ने आयोजन की भी तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे धरती का सबसे बड़ा शो बता दिया। एक इंसान कितना संवेदनहीन हो सकता है। फ्रीडम 250 नाम दिया गया इसे, क्योंकि अमेरिका के आजाद होने के 250 साल भी हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में इस मुकाबले में 20 से 25 हजार दर्शक आए। 7 केंद्रीय एजेंसियां तैनात थी। करीब 900 ठेकेदार मौजूद थे। मना तो डोनाल्ड ट्रंप अपना जन्मदिन रहे थे, लेकिन इसका कनेक्शन उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता के 250वें साल से जोड़ दिया। लेकिन हकीकत यह थी कि तारीख ट्रंप के जन्मदिन की थी, मंच ट्रंप के घर का था और भीड़ ट्रंप के प्रशंसकों की थी, जहां पर एक एयर शो का भी आयोजन किया गया। आप अनुमान लगाइए कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री या हमारे राष्ट्रपति के बर्थडे पर अगर ऐसा हो जाए तो फिर इसके बाद तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। उसके बाद क्या होगा वो आप अंदाजा लगा लीजिए। खैर, तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो अमेरिकन्स के दिल पर
घाव की तरह है, पूरी दुनिया के कलेजे पर एक बदनुमा बोझ की तरह है। ईरान में हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद ट्रंप जश्न मना रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद 40 दिन में 16 अमेरिकी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। 381 अमेरिकी सैनिक घायल भी हैं। मई के अंत तक मृतक और घायलों की कुल संख्या 423 को पार की गई है। ऊपर से तुर्रा यह कि पेंटागन ने कभी घायलों की सूची के बारे में बताया ही नहीं। यानी जिस युद्ध में सैनिक मर रहे हो, जिस युद्ध में घायलों की गिनती तक छुपाई जा रही हो, उसी देश में अमेरिकी राष्ट्रपति अपने जन्मदिन पर 567 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि अमेरिका की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। आगामी 4 जुलाई 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी आजादी के 250वें साल के दौर में प्रवेश कर रहा है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी आजादी की घोषणा की गई थी। इस ऐतिहासिक मील के पत्थर को फ्रीडम 250 के रूप में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। यानी अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन यह आयोजन ट्रंप के बर्थडे पर किया जा रहा है। कमाल। अमेरिका जुलाई 1776 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था। आजादी के जश्न की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। ट्रंप प्रशासन प्रमुख आकर्षक के तौर पर इसे पेश कर रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर 4 जुलाई 1776 को हस्ताक्षर हुआ था। इसे लेकर व्हाइट हाउस ने टास्क फोर्स 250 बनाई है। संघीय सरकार, राज्य, निजी संस्थाओं के साथ मिलकर आयोजन कराएंगे। यानी एक और व्हाइट हाउस में जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी ओर अमेरिका में महंगाई की मार भी पड़ रही थी। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बाद ऊर्जा की कीमतें आसमान में हैं। अप्रैल 2026 में सीपीआई में 0.6% की बढ़ोतरी आई है, जिसके लिए अमेरिका में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मार्च में 0.9% आई थी। यह करीब 3 साल की सबसे बड़ी सालाना वृद्धि है। 12 मई 2026 को 1 गैलन पेट्रोल की कीमत $4.5 थी। अमेरिका में आम दवाइयों की कीमत की तुलना में विकसित देशों की तुलना से करीब 2.25 गुना ज्यादा है। ब्रांड नेम की दवाइयां लगभग 3.25 गुना तक ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। इस बीच दवा कंपनी ने 2026 में 350 से ज्यादा ब्रांडेड दवाइयों के दाम बढ़ा दिए हैं। नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य बीमा 2026 में 6 से 7% महंगी हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो पढ़ाई से लेकर दवाई सब जेब से बाहर है और अमेरिकी राष्ट्रपति 567 करोड़ रुपए का जश्न कर रहे हैं। ट्रंप का जश्न क्या ताकत का प्रदर्शन है? ट्रंप दफ्तर में 80 साल की उम्र पाने वाले केवल दूसरे राष्ट्रपति हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठते रहे। एक ऐसे राष्ट्रपति के लिए जो हमेशा ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक फाइटिंग चैंपियनशिप को चुना, क्योंकि ये फाइटिंग चैंपियनशिप ताकत और जज्बे का प्रतीक माना जाता है। 14 जून को ट्रंप 2 काम एक साथ कर रहे थे। एक तरफ ईरान के साथ शांति समझौते की कोशिश, दूसरी तरफ फाइटिंग चैंपियनशिप का लुत्फ। यह तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिस युद्ध में अमेरिकी सैनिक मरे, जिस युद्ध में ईरान के मासूम लोग मरे, जिस युद्ध में लेबनान के कई मासूम लोग मरे, जिस युद्ध ने पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ा दी, जिस युद्ध ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया, जिस युद्ध ने खाड़ी देशों को घुटनों पर आने के मजबूर कर दिया, जिस युद्ध ने हजारों लोगों की जान ले ली, उसी युद्ध के दरमियान जश्न। राजनीतिक विश्लेषक इसे नैतिकता का पतन कह रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं राष्ट्रपति को भी जिंदगी जीने का हक है। वाह, तो क्या पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का हक नहीं है? क्या ईरान को जिंदगी जीने का हक नहीं है? कुल मिलाकर कहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह फर्क नहीं पड़ता कि देश जल रहा है या उनके सैनिक मर रहे हैं या पूरी दुनिया में उनकी वजह से कोई मर रहा है। उन्हें हर बार अपना एजेंडा दिखता है। हालांकि और बात है कि ट्रंप आनन फानन में आकर ईरान के सामने सरेंडर कर जाएं और अमेरिका में फाइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन करवाएं कि हम लड़ने वालों में से हैं। दुनिया आज बहुत आगे निकल चुकी है और इस फर्क को समझती है और अमेरिका के राष्ट्रपति के इस दोहरे चेहरे को भी बखूबी समझती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर तो कर गया। सरेंडर करने के बाद डील मेकर और शांति वाली छवि चमकाने के लिए ट्रंप ने एक और चाल चली। फाइटिंग चैंपियनशिप करवाया और दिखाया कि ट्रंप फाइटर है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में एक और काम किया जो बहुत चर्चा में है। ट्रंप ने अपने जन्मदिन के दिन रूसी राष्ट्रपति को फोन मिलाया। क्या इस बात की खबर आपको लगी?
और पुतिन से 55 मिनट तक बातचीत की। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार पुतिन को फोन मिला रहे हैं और घंटों बात कर रहे हैं? खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल पुतिन को फोन किया और दोनों के बीच करीब 55 मिनट तक की बातचीत हुई। वैसे आजकल ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, चाहे वो पुतिन को फोन मिलाना हो, ईरान से MOU हो, चीन की यात्रा हो, सबका मकसद एक ही है, किसी तरह से ईरान वॉर से खुद को पुल आउट करो। क्योंकि सिर पर है मिड टर्म इलेक्शंस, जहां ट्रंप के हारने के चांसेस आज की तारीख में 90% से ज्यादा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अमेरिका के चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं। उनका मानना है आज की तारीख में अगर अमेरिका में चुनाव करा दिए जाएं, मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएं, तो ट्रंप बुरी तरीके से हार जाएंगे। हो सकता है उन्हें अपने पद को छोड़ना भी पड़ जाए। 14 जून को ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की। क्रेमलिन के विदेश नीति के सलाहकार यूरी यूशकोव ने बताया कि बातचीत 55 मिनट तक चली। खबर है कि ट्रंप ने पुतिन से आग्रह किया है कि वो यूक्रेन संघर्ष को खत्म करें, जो कि बहुत जरूरी हो चुका है और वो इसमें मदद के लिए भी तैयार है। पुतिन ने ट्रंप को बताया कि अगर जेलेंस्की बातचीत चाहते हैं तो उन्हें मॉस्को आना होगा। दोनों ने यह भी तय किया कि अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जल्द ही रूस का दौरा करेंगे। खबर है कि पुतिन के सामने फोन पर ट्रंप ने हाथ जोड़े और कहा कि किसी भी हाल में जंग रोकी जानी चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने दावा किया था कि मेरे राष्ट्रपति बनते ही मैं 2 से 3 महीने में इस जंग को खत्म करवा दूंगा। ट्रंप ने फोन पर पुतिन से कहा कि दुनिया भर में उनकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग अभी भी जारी है और वो डील नहीं करा पाए, और इसलिए उनकी डील मेकर की छवि खराब हो रही है, इसलिए जंग को रोकना होगा। उधर पुतिन ने यूक्रेन के नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे जमीन पर स्थिति नहीं बदलेगी। तो क्या ट्रंप पहले बेंजामिन नेतन्याहू और अब वोल्दिमिर जेलेंस्की का दामन भी छोड़ेंगे? पहले मुश्तबा के साथ डील और अब पुतिन के साथ भी डील करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप शतरंज की बिसात पर वो ढाई चाल चलने जा रहे हैं जिसकी अपेक्षा शायद ही किसी अमेरिकन ने की, या फिर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने की? सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ डील, राष्ट्रपति पुतिन के साथ डील? चलिए बताते हैं ट्रंप और पुतिन की क्या बातचीत हुई है। आइए देखते हैं। करीबन 55 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन आपस में बात करते रहे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रूस और यूक्रेन युद्ध का रहा। युद्ध विराम करने और संघर्ष खत्म करने पर जोर दिया गया। ट्रंप ने कहा कि हम मिलकर समाधान की कोशिश करेंगे और अमेरिका हर संभव मदद करेगा रूस के लिए। युद्ध के मैदान की स्थिति नहीं बदल पाएंगे, पुतिन ने कहा, क्योंकि पुतिन ने साफ कर दिया है कि हमने जो हासिल कर लिया, हमारे सैनिक जहां खड़े हैं, हम वहां से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका और रूस के संबंध बेहतर होने चाहिए। ईरान से जुड़े परमाणु और कूटनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। ईरान के साथ जो डील हुई है उस पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। ट्रंप अपने चुनाव के समय कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ पुतिन जो अब भी शर्तें तय कर रहे हैं, जेलेंस्की को मॉस्को बुला रहे हैं, और ट्रंप हैं कि कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं, बताइए कैसे मदद करूं। यानी ट्रंप का रुख बदल चुका है। पहले ट्रंप ने तेहरान में सरेंडर किया और अब ट्रंप मॉस्को में सरेंडर कर रहे हैं। पुतिन ने साफ कर दिया कि जेलेंस्की को मॉस्को आना होगा, रूस कहीं नहीं जाएगा, और रूस जहां मौजूद है, जिन इलाकों को जीत चुका है, वहां से पीछे नहीं हटेगा। यह पुतिन की पहली शर्त है। यानी पुतिन 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं, और अमेरिका इस डील पर सहमत है। जो देश कभी नेटो का नेतृत्व करता था, जिसकी बात पर दुनिया थमती थी, वो आज एक ऐसे नेता के सामने मध्यस्थ की भूमिका में है जिस पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं। दरअसल अमेरिका और ट्रंप की ये कोई कूटनीति नहीं है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं और इस वजह से ट्रंप बेचैन है, क्योंकि दुनिया, अमेरिका के लोग ये पूछेंगे कि आपने प्रॉमिस किया था, 24 घंटे में युद्ध रुकवाने का दावा किया था, चुनाव में ये कहकर आए थे कि जंग खत्म कर दूंगा, लेकिन रूस यूक्रेन जंग हर बीतते दिन के साथ और खतरनाक होती जा रही है। हाल में आई सर्वे में यह भी देखने को मिला कि ट्रंप के खिलाफ लोगों का भरोसा काफी कम हो चुका है। ट्रंप की रेटिंग माइनस में चली गई है। तो ट्रंप के लिए असली अग्नि परीक्षा क्या है, चलिए बताता हूं।
3 नवंबर 2026 को अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। हाउस की सभी 435 सीटों पर वोटिंग होगी। सीनेट की 35 सीटों पर भी मुकाबला होगा। 36 राज्यों में गवर्नर चुने जाएंगे। और हाल के समय में जब गवर्नर इलेक्शन हुआ था तब रिपब्लिकन्स को तगड़ा झटका लगा था, डेमोक्रेट्स जीत गए थे। वो भी इनके दिमाग में चल रहा होगा। सरकार के कामकाज पर जनता मुहर लगाएगी। डेमोक्रेट्स कांग्रेस पर कब्जे की कोशिश करेंगे, रिपब्लिकन बहुमत बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। अर्थव्यवस्था, ईरान जंग, रूस यूक्रेन जंग, इजराइल, महंगाई, ये बड़े चुनावी मुद्दे होंगे। विदेश नीति, टैरिफ, ये सब बड़े मुद्दे होंगे। ट्रंप का खेल सीधा है। उन्हें नवंबर तक 2 चीजें ही चाहिए। पहली चीज, उन्हें हर मोर्चे पर अपनी जीत दिखानी है, फिर चाहे वो ईरान का मोर्चा हो, चाहे यूक्रेन का मोर्चा हो। एक बड़ा ऐलान, एक हैंडशेक की तस्वीर। दूसरी कि उन्हें वॉर मॉन्गर की छवि से बाहर निकलना है, क्योंकि यह भी प्रॉमिस उन्होंने इलेक्शन में ही किया था कि अमेरिका बेवजह के युद्ध में नहीं फंसेगा। और अमेरिका बेवजह 107 दिन से युद्ध में फंसा हुआ है। ईरान युद्ध शुरू करके उन्होंने महंगाई बढ़ाई, अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी ली और अमेरिकी जनता को हाशिए पर छोड़ दिया। और अब मिड टर्म इलेक्शन है। मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह शांति समझौता हो जाए, रूस यूक्रेन जंग रुक जाए। और चीन का दौरा भी इसी का हिस्सा था। ईरान एमओयू इसी का हिस्सा है। पुतिन को बार बार फोन मिलाना इसी का हिस्सा है। ये कूटनीति नहीं, ये चुनावी प्रचार है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हो या फिर राष्ट्रीय मंचों पर। कुल मिलाकर कहें तो 1.5 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब अग्नि परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। अंदर से टूट चुके, घबराए हुए हैं। ईरान से डील की भीख मांग रहे हैं, एमओयू पर साइन करना चाह रहे हैं। पुतिन को फोन करके कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होनी चाहिए, बताइए इसमें अमेरिका कैसे मदद कर सकता है। चीन की यात्रा कर रहे हैं ताकि व्यापारिक तनाव कम कर सकें। जिस फ्रांस से तनाव कर बैठे थे, अब उसी देश में नेटो के साथ G7 में बैठने जा रहे हैं, जहां भारत से भी सामना होगा। ट्रंप ने बड़े विदेश नीति एजेंडे पर इतना वक्त लगाया कि उन्हें फीफा पीस प्राइज भी मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या मिड टर्म इलेक्शंस में फीफा के पीस प्राइज का इस्तेमाल कर पाएंगे। ट्रंप ने पुतिन को बताया कि वो G7 समिट में यूक्रेन मुद्दे पर यूरोपीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। G7 फ्रांस की इवियान में बस शुरू ही होने वाला है, चंद घंटों की बात। और वहां ट्रंप को यूरोपीय नेताओं के सामने यूक्रेन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। लेकिन समस्या यह है कि ट्रंप की शांति यूरोप की शांति से बिल्कुल अलग है। यूरोप चाहता है रूस वापस जाए, ट्रंप चाहते हैं युद्ध बंद हो, चाहे जैसे भी हो, और यह अंतर G7 में टकराव पैदा करेगा। यह ठीक वही सीन है जहां इजराइल चाहता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह का खात्मा हो जाए, लेकिन ट्रंप ईरान से समझौता कर रहे हैं। ठीक वैसे नेटो चाहता है कि रूस वापस चला जाए, लेकिन अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन में डील हो जाए। तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है? रूस यूक्रेन युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला युद्ध बन चुका है। जंग खत्म कराने की हर कोशिश फेल हो चुकी है। रूस यूक्रेन दोनों पक्षों के बीच भरोसे की भारी कमी है। ट्रंप और पुतिन की फोन बातचीत में युद्ध विराम पर चर्चा हुई है। दुनिया की नजरें फ्रांस में होने वाले G7 समिट पर है। G7 सम्मेलन में ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव है। अमेरिका की कोशिश से रूस यूक्रेन युद्ध का खात्मा हो सकता है, लेकिन क्या नेटो इस बात पर सहमत होगा? क्या यूक्रेन इस बात पर सहमत होगा? और क्या यूक्रेन और नेटो अमेरिका की बात पर सहमत होंगे? ट्रंप ने हाल के दिनों में बहुत कुछ किया। ईरान से डील की, पुतिन से फोन पर बातचीत की, जेलेंस्की से फोन पर बात की, जन्मदिन पर फाइटिंग चैंपियनशिप करवाया। लेकिन जमीन पर यूक्रेन में बमबारी जारी है। ईरान से डील पर सहमति बनी है, लेकिन लेबनान पर हमले जारी हैं। होर्मुज पर ईरान का कानून जारी है। 54% अमेरिकी ट्रंप की विदेश नीति को फेल मानते हैं और डेमोक्रेट्स को मिड टर्म में 10 अंकों की बढ़त है। ट्रंप को पता है नवंबर तक कुछ बड़ा नहीं हुआ तो हाउस जाएगा, और हाउस गया तो बाकी का कार्यकाल इंपीचमेंट की छाया में बीतेगा। इसलिए वो दौड़ रहे हैं ईरान से बातचीत के लिए, पुतिन से बातचीत के लिए, चीन से बातचीत के लिए हर दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन इतिहास ये जरूर देखेगा, ये जरूर याद रखेगा कि जो नेता
बड़े दावे कर सत्ता में आया था वो 1.5 साल के बीच 2 युद्ध के मोर्चों पर फंसा और पूरी अमेरिका को महंगाई और इकोनॉमिक स्लोडाउन की चपेट में लाकर फंसा दिया। उम्मीद है कि 19 तारीख को यह डील साइन होगी और दुनिया एक राहत की सांस लेगी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली 24/7 आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।